हेलो बच्चों, आज सॉलिड स्टेट के 9वें लेक्चर में आपको पढ़ना है ठोसों में वैद्युत गुण। जो ठोसों में वैद्युत गुण होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है चालक, दूसरा है अचालक या कुचालक और तीसरा अर्धचालक। अब हम देखेंगे इन तीनों में क्या क्या स्थितियां होती है वैद्युत गुणों की। तो चालक की पहले बात करते हैं। तो चालक जो होता है उसमें जो वैद्युत का प्रभाव होता है वो बहुत आसानी से, बहुत सुगमता से होता है। बड़े ही अच्छे प्रकार से विद्युत धारा का प्रभाव होता है उसमें। जो अब आप जानते हैं कि जो वैद्युत गुण होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या तो आयनों के द्वारा। तो जो ये वैद्युत गुण है इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे या तो आयन फ्री होंगे। तो जो वैद्युत गुण की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है? चालकता जिसे हम बोलते हैं। तो चालकता जो होती है चालक में वो 10⁴ से 10⁸ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है। ये चालकता है कि कितना फ्लो ठोस में बह सकता है। ठीक है। और दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो अचालक। कुछ ऐसे भी ठोस होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उनको अचालक कहते हैं। तो जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसमें जो चालकता होती है वो 10⁻⁻ से 10⁻⁻12 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं इसमें माइनस वैल्यू है, इसमें प्लस वैल्यू है। माइनस वैल्यू का मतलब है कि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है, और प्लस वैल्यू का मतलब है इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है। ठीक है। तो और एग्जांपल में देखा जाए अगर, तो आप जानते हैं बहुत पीरियोडिक टेबल में जो ठोस प्रकार के ठोस एलिमेंट होते हैं वो अधिकतर विद्युत का प्रवाह करते हैं, या कह सकते हैं मेटल्स, सारे मेटल्स, लगभग सभी मेटल्स विद्युत का प्रवाह करते हैं। तो मेटल्स में एन आप लोग जानते हैं, एन में विद्युत धारा प्रवाह होगी। आयरन की बात करें, लोहा जो होता है उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। चांदी को तो आप लोग जानते हैं सबसे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित कौन करता है? चांदी करता है। बहुत ज्यादा इसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। इसी तरह सोना हो गया, कॉपर हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट है जो कि विद्युत का प्रवाह करते हैं, जिनको चालक कहते हैं। तो चालक में जो एग्जांपल्स हैं सोडियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ईटीसी, बहुत सारे हैं ईटीसी। तो दूसरे में एग्जांपल जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, ऐसा ठोस का एग्जांपल क्या होगा? आप जानते हैं प्लास्टिक ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करिए तो क्या होगा? नहीं होगा। तो जो कुचालक में आएगा वो प्लास्टिक आ सकता है, रबर आ सकता है, आपका सूखी हुई लकड़ी आ सकती है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो एग्जांपल में प्लास्टिक को देख सकते हैं, रबर को देख सकते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। सूखी लकड़ी को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक आप नाम सुने होंगे पहले भी। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक ऐसा ठोस होता है, या ऐसे ठोस को अर्धचालक कहते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो भी सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं भी हो सकती है। दोनों का गुण रखता है। कहने का अर्थ है ये चालक का भी गुण रखेगा और अचालक का गुण रखेगा, दोनों का ये गुण रख सकता है। अब ये कब विद्युत प्रवाहित होगी, कब विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि उसका, उस इन्वायरमेंट, उस ठोस का जो टेम्परेचर कितना है। अगर वो 0 केल्विन पर है, अगर वो ठोस जिसमें आप विद्युत प्रवाहित करवाना चाहते हैं, अगर वो 0 केल्विन पे है, परम ताप पे है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। और अगर उसका ताप बढ़ा देते हैं 0 केल्विन से कुछ और, थोड़ा सा और, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 4 केल्विन, 10 केल्विन, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो भी कम होती है,
ये होती है लगभग 10 टू द पावर, इसकी जो चालक क्षमता होती है या चालकता जिसे कहते हैं, ये 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर +4 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। तो अर्धचालक में चालक का भी गुण पाया जाएगा और अचालक या कुचालक का भी गुण पाया जाएगा। जिसमें अगर कम टेम्परेचर पे रखते हैं तो कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, मतलब 0 केल्विन पे रखते हैं तो कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो फिर वो चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, लेकिन उतना नहीं फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी जितना चालक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप 3 तरीके से ठोसों में वैद्युत गुण के बारे में पढ़े। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो 3 प्रकार के ठोस हैं, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो इसको जानने के लिए एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, जिसको हम लोग बैंड सिद्धांत भी बोलते हैं। इस बैंड सिद्धांत को जानते हैं और जान करके ये पता लगाते हैं कि चालकता में कैसे फ्लो होता है, अचालक में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, और अर्धचालक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती भी है और नहीं भी होती है। तो बैंड सिद्धांत पढ़ करके ही हम लोगों को पता चलेगा, ये हम पता कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं बैंड सिद्धांत क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं कि जो ठोसों में बैंड थ्योरी है, जो ठोसों में बैंड सिद्धांत है, उसको वो क्या है। बैंड सिद्धांत के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि ठोसों में कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। तो बैंड सिद्धांत है क्या, आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो जो कि फर्स्ट ईयर में है, चौथे चैप्टर में केमिकल बॉन्ड करके एक चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, लास्ट में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें होता क्या है, परमाणु कक्षक आपस में मिल करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसमें ऊर्जाएं होती हैं कुछ। तो उस ऊर्जा को ही बैंड कहा जाता है, उस आणविक कक्षक की ऊर्जा को ही बैंड कहा जाता है। वो 2 तरीके के बैंड यहाँ देखने को मिलते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। अब एक बात, संयोजी बैंड जो होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक तरह का बैंड है जो कि संयोजी बैंड के रूप में दर्शाया गया है, और इसकी ऊर्जा कम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और चालन बैंड की ऊर्जा अधिक होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाए जाते हैं, आप जानते हैं कि जिस भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी ऊर्जा पहले कम होनी चाहिए। पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संयोजी बैंड की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, और चालन बैंड की जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। अब जो संयोजी बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो अगर अब ये दोनों बैंड सभी प्रकार के ठोसों में होता है, ऐसा नहीं है कि जो चालक है, कुचालक है और अर्धचालक में इसमें अलग अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों प्रकार के बैंड चालक में भी पाया जाएगा, चालक में भी पाया जाएगा, चालक, दूसरा क्या था आपका, अचालक, और तीसरा था अर्धचालक। तो तीनों में भी ये बैंड पाया जाता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाते हैं, ये जो गैपिंग आपको दिख रही है, ये ऊर्जा अंतराल, इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल, जिसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये इस बैंड से इलेक्ट्रॉन इस बैंड में चले जाते हैं जंप करके,
तो ही इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, अन्यथा अगर नहीं कर पाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी। तो ये बैंड सिद्धांत जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं तो ही इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, अन्यथा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी। तो अब इस बैंड सिद्धांत के आधार पर हम लोग देखते हैं कि चालक में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो कैसे होती है, अचालक में कैसे होती है और अर्धचालक में कैसे होती है। ठीक है, तो होता क्या है, जो ये आपका बैंड दिखाई दे रहा है, दो प्रकार का बैंड है, संयोजी बैंड और चालन बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड। ये जो चालक में जो स्थिति होती है, जो चालक में जो स्थिति होती है कुछ इस तरह की होती है। ये आपका चालन बैंड हो गया और ये आपका हो गया ये आपका हो गया संयोजी बैंड। अब होता क्या है, आप देख रहे हैं कि चालक की बात कर रहे हैं, चालन बैंड, ये क्या है, चालन बैंड, चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। ये दोनों बहुत ही पास पास है, ये दोनों बहुत ही पास पास, या कह सकते हैं एक दूसरे से ये ओवरलैप किए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हैं, अतिव्यापित हैं, सटे हुए हैं, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊर्जा अंतराल, इसको जंप करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे जंप करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी डेल्टा ई जो होती है, डेल्टा ई वो जीरो होती है, मतलब जो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें आपको एनर्जी गैप, एनर्जी देनी ही नहीं पड़ती है, बिना एनर्जी का ही इस बैंड से संयोजी बैंड से चालक बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जिसकी वजह से बड़े अच्छे तरीके से चालक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो चालक में ये स्थितियां होती हैं बैंड की। अब आते हैं हम लोग अचालक में। अचालक में क्या होता है, अचालक में जो बैंड की स्थितियां होती हैं वो कुछ इस तरह होती हैं। एनर्जी गैप जो होता है, ऊर्जा अंतराल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये लगभग होती है डेल्टा इक्वल टू और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इनको एनर्जी मिल जाए, ये दो बैंड है, एक चालन बैंड और एक संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की पड़ती है, जो कि इसको मिल नहीं पाती है ऐसे ठोसों, अचालक जैसे ठोसों में। तो यहां से जो जंप करके इलेक्ट्रॉन यहां जाना है वो जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। तो ये स्थिति कहां देखने को मिलती है, अचालक या कुचालक में। कुचालक भी इसको बोलते हैं। तो कुचालक में स्थिति देखने को मिलती है कि जो चालन बैंड होता है, जो चालन बैंड होता है, जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है, उनके बीच ऊर्जा अंतराल बहुत ही अधिक होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से चालन बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड, संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते, जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाती। अब हम लोग आते हैं अर्धचालक में। अर्धचालक में क्या स्थितियां होती है, तो इसका फिगर हम यहां बनाते हैं।
यहां देख रहे हैं आप, चालन बैंड और संयोजी बैंड में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब ऊर्जा अंतराल जो है वो कम होती है। यहां से यहां जाने में कम ही ऊर्जा अगर इसको मिल जाए तो ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन जम कर देगा चालन बैंड में। ये संयोजी बैंड और ये चालन बैंड। तो चालन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। नहीं भी हो सकता, अगर एनर्जी नहीं मिलेगी इनको तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अब कब होगी? अब अगर 0 केल्विन अगर तापमान है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं कर पाएगा। और अगर इसको 0 केल्विन से अधिक टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। अब इस अर्धचालक की एक और खास बात है कि या इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन या तो इनको एनर्जी दी जाए, मतलब तापमान बढ़ाया जाए, तब जाकर के ये इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे। एक और तरीका है, कुछ अर्धचालक जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, अर्धचालक में जो जर्मेनियम, अर्धचालक कौन कौन से तत्व प्रदर्शित मतलब होते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो जर्मेनियम है और सिलिकॉन। ये दो ऐसे तत्व हैं जो बहुत ही अच्छा अर्धचालक के रूप में व्यवहार करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये जो दोनों अर्धचालक हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कंडीशन आप लोग को पता है कि या तो इनको टेम्परेचर बढ़ाया जाए तब तो हो सकता है। दूसरा जो रीजन है, ये तो पहला रीजन था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी है तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, 0 केल्विन से अधिक देना पड़ेगा। दूसरा एक और तरीका है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, इसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाए, इसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाए। जर्मेनियम या सिलिकॉन में कुछ अशुद्धियां अगर मिला दी जाए तो भी बड़े आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जा सकती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा सकती है अर्धचालक में। ठीक है, तो अब जो हमारा वैद्युत गुण जो है, ठोसों में जो वैद्युत गुण है वो आप देखें। ठीक है, अब हमको पढ़ना है जो ये अर्धचालक में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जो अर्धचालक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं वो जनरली जो जर्मेनियम और सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन में अधिकतर इम्प्योरिटी मिला करके ही बनाई जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इम्प्योरिटी उसमें आती है, या अर्धचालक को कैसे हम अच्छे तरीके से उसमें विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। तो चलिए, तो जो अर्धचालक है उसका दो प्रकार के से हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नैज या निज भी बोलते हैं, नैज अर्धचालक, और दूसरा अपद्रव्यी अर्धचालक। नैज अर्धचालक जो होता है वो जो अर्धचालक सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन का एग्जांपल लेकर समझते हैं। सिलिकॉन जो होता है, प्रत्येक सिलिकॉन आपस में जुड़े रहते हैं और ये इसमें कोई अशुद्धियां नहीं, बाहर से कोई भी अशुद्धियां इसमें नहीं, एकदम शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन का ही ये अर्धचालक होता है, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती है। इसमें ये अर्धचालक में कुचालक की तरह भी व्यवहार करेगा और चालक की तरह भी व्यवहार करेगा। 0 केल्विन पे, ये 0 केल्विन पे अगर इसका ताप 273 डिग्री सेल्सियस है तो ये कुचालक की तरह व्यवहार, 0 केल्विन पे ये कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। और अगर ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर ये चालक की तरह व्यवहार। कहने का मतलब ये जो सिस्टम बना है सिलिकॉन का, इसमें इलेक्ट्रिसिटी तभी बढ़ सकती है जब ताप बढ़ाएंगे। ताप बढ़ाएंगे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ सकती है? आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन ये 4 बॉन्ड है, चारों बॉन्ड जो
जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधे हुए हैं। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन और चारों बॉन्ड से बंधे हुए हैं, कहीं भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं दिख रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं एनिमेशन में भी वीडियो डाउनलोड करके हमने आपको वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है अच्छे तरीके से कि आपको समझ में आए, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो वो 0 केल्विन पे उजाला की तरह होगा। अब जब ताप बढ़ाते हैं, जैसे ही ताप बढ़ाएंगे आप, वैसे ही जो ये बॉन्ड है सहसंयोजी बंध है जो आप देख रहे हैं सहसंयोजी बंध, वो टूट जाते हैं, और जो टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो चालकता बढ़ जाती है, मतलब वो चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो बॉन्ड के टूटने से ही नैज अर्धचालक में विद्युत प्रवाहित हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो ये ताप बढ़ाएंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। तो अब ताप बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होती है, मैंने नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होती है, बहुत ज्यादा नहीं हो पा होती है, क्योंकि सारे बॉन्ड को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो नैज अर्धचालक में 0 केल्विन पर आपको चालक की तरह ये व्यवहार करेगा, और ताप बढ़ाने पर ये बॉन्ड टूट यहां से ब्रेक हो जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और फिर पूरे ठोस में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जो दूसरा प्रकार है वो अपद्रव्यी अर्धचालक, जिसमें ऐसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धियां मिला करके चालकता उसकी बढ़ाई जाती है, अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाता है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक क्या है? जैसे जो सिलिकॉन का एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम जो है, जहां आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम 4th ग्रुप में स्थित है। पीरियोडिक टेबल में ये 4th ग्रुप में सिलिकॉन जो होते हैं, सिलिकॉन जो है वो 4th ग्रुप वाले तत्व हैं। ये 4th ग्रुप वाले जो तत्व हैं, 4th ग्रुप वाले जो तत्व हैं, इसमें अगर 5th ग्रुप के जो तत्व हैं उनको मिला दिया जाए तो जो अशुद्धियां इसमें मिलती हैं, फिर कौन सा मिलाएंगे? 5th। इसमें हमको ऐड करना है फास्फोरस, जो कि 5th ग्रुप के तत्व ऐड करके n प्रकार के अर्धचालक बना सकते हैं। और इस सिलिकॉन 4th ग्रुप जो है, इसमें आप 3rd ग्रुप का कौन सा? एल्युमिनियम। 3rd ग्रुप के तत्व को मिलाकर के पी प्रकार के अर्धचालक बना सकते हैं। ठीक है। 4th ग्रुप का जो सिलिकॉन है, जो अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है, उसमें अशुद्धियां मिलाई जाती है 5th ग्रुप की और 3rd ग्रुप की। 5th ग्रुप की मिलाएंगे तो n प्रकार के अर्धचालक बनेगा, और 3rd ग्रुप का मिलाएंगे तो p प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अब इसमें क्या हो रहा है? जैसे ही 5th ग्रुप को मिलाएंगे सिलिकॉन में, मतलब फास्फोरस मिलाएंगे सिलिकॉन में, तो जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं, 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं सिलिकॉन, लेकिन फास्फोरस जो होता है वो 5 सहसंयोजी बंध बनाता है। तो 5वां कैसे बनाएगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं है, इसके पास तो है इलेक्ट्रॉन फ्री, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो 5वां बंध तो बन ही नहीं सकता है। और जब 5वां बंध नहीं बन सकता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री रह सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री रह सकता है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन चल सकता है, तो विद्युत धारा भी चल सकती है। पहले ही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या तो आयन के फ्लो से विद्युत धारा, 2 ही कंडीशन है विद्युत धारा बहने की। तो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव करेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से ही n प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। p प्रकार के अर्धचालक में आते हैं। p प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है कि
जो फोर्थ ग्रुप का सिलिकॉन है उसमें एल्युमिनियम, थर्ड ग्रुप का एल्युमिनियम मिलाया जाता है। और थर्ड ग्रुप का जब एल्युमिनियम मिलाया जाता है तो थर्ड ग्रुप का जो एल्युमिनियम वो 3 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड बनाने से अब जो चौथा बॉन्ड बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो एल्युमिनियम के पास एक छोटा सा होल हो जाता है, छोटा सा होल हो जाता है जिसको हम कोटर कहते हैं, कोटर या होल। अब ये जो होल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इसमें आता है, कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, कभी यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, कभी जब ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला तो यहाँ होल बन जाएगा। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ होल बन जाएगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ होल बन जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के जंप करने से अलग अलग जगह होल बन रहा है, कोटर बन रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन के चलने से ही ये होल बन रहे हैं जगह जगह, इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाह होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि ये होल के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की संभावना बन रही है, इसलिए पी प्रकार के अर्धचालक इसमें इसको कहते हैं। तो ये होल के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। होल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन यहाँ खास बात क्या है, एक होल का भी निर्माण हो रहा है। तो होल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, होल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और होल भी मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण ही हो रहा है। तो ये 2 प्रकार के हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है, जब 5वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाया जाता है, और पी प्रकार का अर्धचालक कब बनता है, जब थर्ड ग्रुप का एलिमेंट तत्व मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये आप अर्धचालक के बारे में पढ़ें। इसका वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे, साइड में वीडियो भी चल रहा होगा, आप उसको ध्यान से देखिए और समझिए और नोट्स तैयार करते रहिए। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।